हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर एंजॉइंग। एंजॉय करते भी रहना चाहिए। एंजॉय करके जीने से लाइफ बिल्कुल सिंपल हो जाती है। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, पढ़ने की जगह हमको पढ़ना भी पड़ता है। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्शन की ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ व्हाट रिप्रोडक्शन इज। मैं आपको एक बात बता दूं कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन केवल और केवल सेक्सुअल मेथड से होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में ओनली सेक्सुअल मेथड से होता है। सेक्सुअल मेथड मीन्स टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। तो वन इज द मेल पेरेंट एंड अदर इज द फीमेल पेरेंट। फाइन, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मेल फीमेल पेरेंट में हो रहा है तो क्या ये राइट फ्रॉम द बर्थ में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाती है? किसी में भी नहीं होती है, वेदर इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी और ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी। ओके, तो एक स्टेज आती है लाइफ की, तब जाकर के बॉडी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होती है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर वो क्या स्टेज होती है जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी बॉडी में आती है? सो स्टूडेंट्स, वो एज कहलाती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी आपने देखा होगा ना, एक छोटे बच्चे जैसे ही 6-7 क्लास में आते हैं अचानक से बॉडी में चेंजेस नजर आने लग जाते हैं, हाइट एकदम बढ़ती है, वॉइस चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी में एक एज के बाद आते हैं, राइट फ्रॉम बर्थ नहीं आते। ठीक है, सो व्हाट इज प्यूबर्टी? Puberty is a period of life when body undergoes reproductive maturity। यानी कि ये वो एज है जिसमें हमारी बॉडी रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होती है। दैट मीन्स कि बॉडी रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो जाती है, पर एक बात ध्यान रखना, माइंड रिप्रोडक्टिवली मेच्योर एकदम इनिशियल स्टेज में नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा लेटर स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। ओके, नाउ गर्ल्स की प्यूबर्टी की स्टेज डिफरेंट होती है, बॉयज की डिफरेंट होती है। गर्ल्स में प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है 11 to 13 के बीच में, और बॉयज में 13 to 15 की एज में प्यूबर्टी की स्टेज आती है। क्लियर? अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी में 10 ईयर्स में प्यूबर्टी की स्टेज आनी शुरू हो जाए। और ये जितने भी चेंजेस प्यूबर्टी इस स्टेज में आकर के बॉडी के अंदर वेरियस चेंजेस आने लग जाते हैं, और ये सारे चेंजेस ऑल ऑफ द सडन नहीं आते, धीरे 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 आते हैं। किसी में 11 ईयर्स में नजर आते हैं तो हो सकता है उसी का कोई क्लासमेट है उसको 14 ईयर्स में नजर आए। सो ये जो है चेंजेस, ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। तो प्यूबर्टी की एज में, यानी कि ये कौन सा फेज है, इसको अगर हम देखें तो हम इसको एडोलसेंस फेज एज भी कहते हैं। एडोलसेंस एज क्या है? चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ओके, द पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड। तो ये सारे चेंजेस कब आते हैं? देखिए, इन द एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब चेंजेस क्या क्या आते हैं? कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो बॉयज और गर्ल्स में बिल्कुल कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस केवल गर्ल्स में दिखते हैं और कुछ केवल बॉयज में। सो व्हाट आर द कॉमन चेंजेस दैट कैन बी सीन इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स? वेरी फर्स्ट, इंक्रीज इन हाइट। अचानक से हाइट में स्पर्ट होता है, यानी कि एकदम से जैसे हाइट तेजी से, अगर मान लीजिए आपके कोई कजन्स वगैरह हैं, आप उनसे 2 साल नहीं मिले, क्लियर, तब वो 4th 5th 6th 7th में 6th में मान लीजिए 2 साल बाद मिल रहे हैं, आप 8th या 9th में उससे मिल रहे हैं, आप अचानक पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि वो उसकी प्यूबर्टी की स्टेज में आ गया है। तो अचानक उसकी हाइट में चेंज हो जाएगा, वॉइस चेंज हो जाएगी, गर्ल्स और बॉयज की वॉइस डिफ्रेंशिएट होने लग जाती है, स्किन ऑयली होती है, इस एज में पिंपल्स आना शुरू होते हैं, एक्ने आना शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर। जबकि क्या ये बच्चों को आते हैं? नहीं आते, ये एक पर्टिकुलर एज के बाद आते हैं। उस समय हमारी बॉडी के ऑयल ग्लैंड्स बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। थिक हेयर्स ग्रो इन प्यूबिक रीजन एंड आर्मपिट। ठीक है, बिटवीन द थाई जो होता है दैट इज द प्यूबिक रीजन, वहां पे हेयर्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, आर्मपिट में ग्रोथ होती है। अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, एक एज के बाद में इमोशंस चेंज होते, ठीक है, वो भी प्यूबर्टी की एज में होते। और लेट मी टेल यू वन थिंग,
ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ हो रहे हैं, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चला आ रहा है, क्योंकि ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ये सब चेंजेस हो रहे हैं हॉर्मोन्स की वजह से। ठीक है, इस एज में बॉडी में थोड़े से हॉर्मोन्स तेजी से एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। क्लियर? वो क्या है वो मैं आगे बताती हूँ। अब अगर हम केवल गर्ल्स की बात करें कि खाली गर्ल्स के अंदर अगर हम वो देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट डेवलप्स एंड स्किन अराउंड निपल डार्कन्स, ये बेसिक चेंज होता है। मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, प्यूबर्टी की एज से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एनलार्जमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि ओविडक्ट है, ओवरीज हैं, फिर यूट्रस है, ये सब ऑर्गन्स धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। देन बॉयज के अंदर मॉस्टिक्स एंड बियर्ड्स अपीयर, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाते हैं। शोल्डर्स ब्रॉडन, मसल्स एंड बोन्स बिकम स्ट्रॉन्ग, मस्कुलेचर बॉडी हो जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट एनलार्जमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस, पेनिस, ये जो है पेनिस एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है और टेस्टिस जो है उसमें भी ग्रोथ होना शुरू होता है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ये सब तो समझ में आ गया कि प्यूबर्टी की एज यानी कि ये वो एज है जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक मेल को फीमेल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। राइट? नाउ क्वेश्चन ये आता, व्हाई डज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अपीयर्स लेटर, यानी कि पहले क्या रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी राइट फ्रॉम द बर्थ क्यों नहीं हो जाती है? सी, हमारी बॉडी में दो तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है नॉर्मल ग्रोथ, एक होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जितनी एनर्जी और सोर्सेज होती हैं वो पहले सारी यूज हो जाती है नॉर्मल ग्रोथ में। ठीक है, बड़े हो रहे हैं, क्लियर? समझ में आ रहा है ना नॉर्मल ग्रोथ बॉडी का क्या है? तो नॉर्मल ग्रोथ में सारी हमारी बॉडी के सोर्सेज एनर्जी यूज अप हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ प्रायर है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के। उसके बाद जब नॉर्मल ग्रोथ स्टॉप होती है या कम हो जाती है तो ये सारे रिसोर्सेज और एनर्जी डाइवर्ट हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि पहले नॉर्मल ग्रोथ क्यों होती है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्यों होती है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। वो थोड़ा सा अभी हम मेल और फीमेल सेक्स वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे तब भी बताऊंगी प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, और इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स को मैं आपको इंडिविजुअल जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक मेल को फीमेल से डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर? तो इतना समझ में आ गया है। चलिए अब हम पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्यों? क्योंकि देखो 2 बॉडीज इन्वॉल्व हो रही है। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 बॉडीज, मेल बॉडी, फीमेल बॉडी। तो हमें पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये क्या क्या ऑर्गन्स हैं और इनका मेन काम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि दिस पार्ट इज कॉल्ड टेस्टिस, सॉरी पेनिस, एंड ये जो है दिस राउंड पार्ट विद इन दिस पाउच, दिस इज कॉल्ड टेस्टिस। ओके, टेस्टिस जो है ये एक इस तरह के बैग लाइक स्ट्रक्चर में होती है और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है स्क्रोटम। ये जो कॉइल्ड पार्ट है, ये कॉइल्ड पार्ट कहलाता है एपिडिडाइमस। ओके, और यहां से टेस्टिस से कनेक्टेड रहती है, उसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? वास यहाँ पे वास डिफरेंस जो है ये कंटिन्यू रहती है। दिस ऑर्गन इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर।
क्लियर? ये जो है these small structure, these are called, चलिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ, these are called seminal vesicles, और ये कहलाता है प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, और यही सेम ये जो वास्ट डिफरेंस आ रही है यहाँ पे आकर के ये कहलाती है यूरिनो जेनाइटल डक्ट. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है. तो कॉमनली अगर आपसे पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेस्टिस. इनका काम क्या है वो मैं बताती हूँ. देखिए, टेस्टिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, टेस्टिस का काम क्या होता है? टेस्टिस के दो मेन फंक्शंस होते हैं. एक तो होता है रिलीज स्पर्म, ओके, और सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सीक्रेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. इनका काम क्या है? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. अच्छा, टेस्टिस को हम गोनेड कहते हैं, मेल गोनेड. टेस्टिस कहलाता है मेल गोनेड. और गोनेड्स क्या होते हैं? गोनेड्स वो ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो गेमेट्स बनाते हैं. गेमेट्स क्या है? गेमेट्स वो सेक्स सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं. क्लियर? तो टेस्टिस क्या है? मेल गोनेड्स हैं. क्लियर? इनका काम होता है स्पर्म रिलीज करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना. तो स्पर्म जो है ये थ्रू ऑल दिस अपने पूरे पाथवे को कवर करते हुए स्पर्म्स जो है वो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली मीन्स वी कैन से फर्टिलाइजेशन में काम में आते हैं. और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो हार्मोन है जो बॉडी के अंदर, मेल बॉडीज के अंदर क्या डेवलप करता है? ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे मॉस्टेक बियर्ड होना, वॉइस का क्रैक होना, एडम्स एप्पल का ग्रो होना, क्लियर, शोल्डर्स ब्रॉडन होना. तो ये सारे मॉस्टेक्स एंड बियर्ड्स का आना, ये सारे काम किसके हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के. तो चलिए अब हम पूरा इसको देखते हैं. इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पार्ट. ओके, अच्छा, ये टेस्टिस जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम. एक्चुअली दिस इज नॉट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, केवल इसका जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं स्क्रोटम. स्क्रोटम और टेस्टिस, स्क्रोटम टेस्टिस विद इन द स्क्रोटम, ये बॉडी के बाहर होती है, बॉडी के अंदर नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होती है ये? सी, इसका काम होता है स्पर्म्स को रिलीज करना, स्पर्म का फॉर्मेशन करना. हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्म्स जो है वो 32, स्पर्म्स को क्या टेम्परेचर चाहिए? स्पर्म्स को चाहिए 32 to 35 डिग्री सेल्सियस. तो अगर ये स्क्रोटम या टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यानी बॉडी के अंदर की तरफ होती है, बॉडी के बाहर होती है, अगर ये बॉडी के अंदर होती है तो वहां इतने ज्यादा टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, इसीलिए जो टेस्टिस होती है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है, क्योंकि स्पर्म्स को बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, जिससे कि वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक और आपको कॉइल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. क्लियर? ये कॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस का काम क्या होता है? सी, मेल्स के अंदर जो है कंटिन्यूअसली स्पर्म रिलीज होते रहते हैं, और एपिडिडाइमस का काम होता है उन स्पर्म्स को स्टोर करना और नरिश करना. क्लियर? यहाँ से स्पर्म्स रिलीज हुए, एपिडिडाइमस उसे अपने में स्टोर कर लेता है. यह हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है. अब यहाँ से एक और यू कैन सी वन मोर कॉइल, ये मैं डार्क कर रही हूँ इसको, ये कॉइल आपको नजर आ रही है. ओके, ये कॉइल ये कहलाती है वास डिफरेंस. तो एपिडिडाइमस का समझ में आ गया फंक्शन क्या है? ये स्पर्म्स को स्टोर और नरिश करती है. तीसरा है
वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है? ये वो ट्यूब है जो स्पर्म्स को लेकर के चलती है, पूरा पाथवे पे ये लेकर के जाती है और लेके आती है अप टू द पेनिस, क्योंकि पेनिस जो है ये मेन कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। ओके, मेन कॉप्युलेटरी ऑर्गन यही है। कॉप्युलेटरी ऑर्गन क्या है? दैट मीन्स ये वो ऑर्गन है जो फीमेल बॉडी तक स्पर्म पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो एपिडिडाइमस होती है, इसका एक दो जगह नाम चेंज हो जाएगा आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। तो ये एपिडिडाइमस जो है, ये ट्यूब जो है, ये पेनिस तक स्पर्म्स को लेके आने का काम करती है। अब देखिए, जब ये एपिडिडाइमस आगे जाकर के किससे मिल रही है? सेमाइनल वेसिकल से मिल रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे सेमाइनल वेसिकल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रिप्रोडक्शन। वो क्या करते हैं? सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं ना, देखिए ये किससे कनेक्टेड है? एपिडिडाइमस से। ये कहेंगे आप, ये क्या है? ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। क्लियर? तो ये जो एपिडिडाइमस है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये एपिडिडाइमस स्ट्रक्चर किससे कनेक्ट हो रहा है? यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल से। सेमाइनल वेसिकल क्या करती है? ये अपना सिक्रीशन इसके अंदर ऐड कर देती है। सेमाइनल वेसिकल जो सिक्रीट करती है लिक्विड, उस लिक्विड को कहाँ ऐड कर रही है? एपिडिडाइमस में। अब ये जो डक्ट है, ये डक्ट आकर के ओपन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ है? जहां सॉरी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड वो जगह है जहां पे दिस डक्ट, ठीक है, एपिडिडाइमस और यूरेथ्रा जॉइन होते हैं, यानी कि जंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस एंड यूरेथ्रा। एक्चुअली ये है ना, ये इजैकुलेटरी डक्ट कहलाती है। यहाँ पे ये जब इसके साथ मिलती है तो ये जो डक्ट बनती है, इजैकुलेटरी डक्ट अपन इसको कहते हैं। ये इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा किस में ओपन हो रहे हैं? प्रोस्टेट में। खाली ये ओपन नहीं हो रहे, यहाँ पे अगेन प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन, जैसे सेमाइनल वेसिकल ने डाला, ऐसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसमें अपना सिक्रीशन डाल देता है। क्लियर? और जब ये सिक्रीशन इसमें डालता है तो यहाँ पे ये चीज देखो क्या क्या है, वहां पे स्पर्म है और इसमें क्या मिल गया? सिक्रीशन ऑफ बोथ, किस किस का? सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो ये कहलाता है सीमन। इसको लिक्विड को क्या बोलते हैं? विस्कस लिक्विड होता है व्हाइट कलर का, दिस इज कॉल्ड सीमन। अब यहाँ पे ये कहलाती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट यानी कि ये एक कॉमन पैसेज होता है यूरिन पास आउट करने का और साथ के साथ स्पर्म्स के एजैकुलेशन का, और ये दोनों काम थ्रू पेनिस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। रिपीट नहीं करूंगी, रिपीट करूंगी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको वापस से एक बार इतने पार्ट को जरूर से देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था टेस्टिस जो है वो रिलीज करती है स्पर्म्स। ठीक है, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर भी एक बार देख लेते हैं कि स्पर्म होता कैसा है। स्पर्म जो है एक्चुअली ये मूवेबल होता है, ये मूव करता है। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं, द अपर मोस्ट इज हेड पार्ट, द मिडिल पोर्शन एंड द टेल पोर्शन। ठीक है, ये हेड पार्ट जो होता है ये क्या होता है? फ्लोट करके यानी कि मूव करके जब ये फीमेल बॉडी में पहुंचता है, तो मैं आपको इसको फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बताऊंगी। आप ये ध्यान रखिए कि हेड पार्ट जो होता है इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये एग के वॉल को रप्चर कर देता है। देखिए, इसका एग से फ्यूज होना जरूरी है। एग तो अपनी जगह पे ही है बॉडी में, वो मैं जब समझाऊंगी तब समझ आएगा। वो फीमेल बॉडी में है। क्लियर? जब ये फीमेल बॉडी में पहुंचता है तो ये हेड जो है वो एग के साथ में रप्चर होकर के और वो उससे फ्यूज होता है। मिडिल पार्ट क्या करता है? मिडिल पार्ट इस टेल पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, सो दैट स्पर्म कैन मूव। और ये जो टेल जो होता है ये वाइब्रेटिंग पार्ट होता है, ये इसको
स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लिया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्लियर? इसके अंदर आप ये देख सकते हैं दो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो इस वॉल से अटैच्ड हैं, दीज आर कॉल्ड द ओवरीज। ओके, ये कहलाते हैं ओवरी। और ओवरी से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पेयर में है ओवरीज। ओके, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, इसे फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ये पियर शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, समथिंग ट्रायंगुलर, ये कहलाता है, इसे हम बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस की ओपनिंग यहाँ पे होती है, मतलब जो यूट्रस के लास्ट में स्ट्रक्चर आता है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, और सर्विक्स से लास्ट में आ जाता है वजाइना। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो टेस्टिस थी वो मेल गोनेड था, इसी तरह से ओवरी जो है फीमेल्स के अंदर ये है फीमेल गोनेड। ओके, फीमेल गोनेड है, दैट मीन्स ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये फीमेल सेक्स सेल्स, और फीमेल सेक्स सेल्स को बोलते हैं एग्स। मैं आपको एक बात बता दूं, जब एक गर्ल चाइल्ड बर्थ लेती है तब उसकी ओवरी के अंदर बर्थ से ही मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एग्स, लेकिन वो सब इमेच्योर होते हैं, मैच्योर्ड एग्स नहीं होते। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ होती है वहाँ पे एग्स जो हैं अभी मैच्योर नहीं होंगे, क्योंकि मैच्योर होने के लिए उनको हार्मोन्स चाहिए। क्लियर? तो जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ होती है तो कुछ एग्स जो इमेच्योर एग्स जो है धीरे धीरे कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ एग्स जब बॉडी मैच्योर हो जाती है तब ओवरी के अंदर होते हैं, इमेच्योर एग्स होते हैं, ध्यान रखिए। तो ओवरी क्या है? ओवरी एक तो है सिक्रीट करती है एग्स, और दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है ओवरी। वो दोनों हार्मोन्स कौन से हैं? एक तो है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमने बॉयज में पढ़े थे, गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग से, ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, वेस्ट पोर्शन ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इस तरह के जो कैरेक्टर्स है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो एस्ट्रोजन की वजह से होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ओवरी का काम क्या हुआ? ओवरी फीमेल गॉनेड है जो एग रिलीज करती है 28 डेज में, 1 egg in 28 days, 1 egg in 28 days। ऑल्टरनेटिवली अगर इस ओवरी ने रिलीज किया है तो नेक्स्ट टाइम ये ओवरी रिलीज करेगी। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली 28 डेज में एग रिलीज होता है। क्लियर? और हार्मोन ही हो गया। अब देखिए ओवरी के, अब इसके बाद यहाँ पे आता है, आप ये देख सकते हैं, द नेक्स्ट इज ओविडक्ट। ओविडक्ट कौन सा है? ये स्ट्रक्चर है। ओविडक्ट का काम क्या होता है? ओवरी जो एग रिलीज कर रही है, ठीक है, वो एग को लेकर के आगे चलती है। ये एग का पाथ है, एग को यूट्रस तक पहुंचाने का पाथ है। ठीक है, तो यहां से एग, अब देखिए यहाँ पे यू कैन सी वन थिंग, ओवरी में और ओविडक्ट में कोई कनेक्शन नहीं है, गैप है, लेकिन यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसको कैच करते हैं एग को, उस एग को आगे फॉरवर्ड होता है वो एग। तो फेलोपियन और मेन ध्यान रखना, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नो मैटर प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, सबके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल फीमेल बॉडी में होता है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये फीमेल, ये रिप्रोडक्शन
फीमेल बॉडी के अंदर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट होती है। दैट मीन्स जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि स्पर्म का ओवन के साथ जो फ्यूजन होता है, स्पर्म और एग जो फ्यूज होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। ओके, तो समझ में आ गया। फैलोपियन ओविडक्ट का मेन काम क्या है? मेन इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यूट्रस, यहां से एग आता है यूट्रस में, क्लियर। यूट्रस के बाद सर्विक्स है एंड देन लास्ट इज वजाइना। यूट्रस का काम क्या है? यूट्रस का काम है फर्टिलाइज्ड एग को कैरी करना, कैरी फर्टिलाइज्ड एग। अब ये फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है, ये अभी मैं आपको जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा कि फर्टिलाइज्ड एग होता क्या है, क्लियर। तो ये यूट्रस के अंदर जब फर्टिलाइज्ड एग आता है तो क्या होता है वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है नेक्स्ट इज सर्विक्स एंड सर्विक्स एंड्स इन वेजाइना। वेजाइना जो है ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है फीमेल्स में। दैट मीन्स देखो, एक बात मैंने आपको बताई थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल बॉडीज जो हैं उनमें इंटीमेट कनेक्शन होता है। ओके, तो जो मेल ऑर्गन्स हैं और जो फीमेल ऑर्गन्स हैं उनमें कनेक्शन होता है। तो जो मेल पेनिस है वो वजाइना तक जाकर के और अपने स्पर्म्स को वजाइना में डालती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम जो इसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट? फर्टिलाइजेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में है फर्टिलाइजेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि मेल बॉडी का कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है पेनिस और फीमेल बॉडी का कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है वेजाइना। यानी कि पेनिस वो ऑर्गन है जो स्पर्म्स को वेजाइना तक पहुंचाता है और ये प्रोसेस होता है थ्रू इंटरकोर्सिंग, थ्रू सेक्सुअल एक्ट। ओके, अब क्या होता है? स्पर्म जो है थ्रू पेनिस कहाँ जा रहा है? मैं एक बार और थोड़ा सा आपको रफ डायग्राम बनाती हूँ। अभी हमको टाइम लग जाएगा इसलिए मैं फटाफट इस रफ डायग्राम को बना के बता देती हूँ आपको। यहां से वेजाइना में आ गए, ठीक है। जब स्पर्म्स वेजाइना में आते हैं तो ये पूरे यूट्रस के थ्रू ट्रेवल करके कहाँ पे जाते हैं? थ्रू इनटू द फैलोपियन ट्यूब। पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो फैल जाते हैं, क्योंकि एक बार के एजैकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। और फ्यूज कितना होता है? ओनली वन स्पर्म, बाकी सब डिजनरेट हो जाते हैं। ओके, तो जब एग यहाँ पे आता है, कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में, और अगर वहां पे स्पर्म पहुंच जाता है तो इस तरह से वो स्पर्म इसके साथ फ्यूज हो जाता है, लाइक दिस। सपोज दिस इज द एग, ओके, ये एग का न्यूक्लियस है और यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग, सॉरी स्पर्म। ये इस तरह से इसका हेड पोर्शन जो है इसकी वॉल को रप्चर करता है और ये इसके अंदर जाके इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है और वो बनाते हैं सिंगल सेल जाइगोट। स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखना, लाइफ हर समय सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है। ये जाइगोट यहां बन जाता है, क्लियर? या अच्छा सी, अगर स्पर्म है तो 2 to 3 डेज तक उसकी फेस कितनी होती है? 2 to 3 डेज। यानी कि एग यहां से रिलीज हुआ तो 2 to 3 डेज के अंदर वो फर्टिलाइज होगा। उसके बाद यहाँ पे अपने आप ये इसमें डिवीजन होता रहेगा और ये जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो जो है ये है मल्टी सेल्यूलर स्टेज।
क्लियर। अब ये एम्ब्रियो कहाँ आ जाता है, ये एम्ब्रियो आता है यूट्रस के अंदर। क्लियर। और ये यूट्रस की ये वाली जो लाइनिंग होती है ये यहां आके इस पे अटैच हो जाता है। ये एम्ब्रियो यूट्रस में आता है कितने, 7 डेज बाद। 7 डेज बाद ये यूट्रस में आता है और यूट्रस में आने के बाद वो यूट्रस की लाइन से अटैच हो जाता है। क्लियर। और यहाँ पे अब इसमें डेवलपमेंट शुरू होती है। होता क्या है, जैसे ये यूट्रस की वॉल है, ये एम्ब्रियो की वॉल है। क्लियर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक थिक टिश्यू की लेयर डेवलप होना शुरू हो जाती है और जो थिक लेयर होती है वो कहलाती है प्लेसेंटा। और ये एम्ब्रियो जो है मदर से कनेक्टेड रहता है थ्रू एम्बेलिकल कॉर्ड। अब ये प्लेसेंटा जो होता है, देखो ये ग्रोइंग बॉडी है, इसमें कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब एम्ब्रियो इसके अंदर आया यूट्रस के अंदर, एम्ब्रियो कहाँ जा रहा है, यूट्रस में। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है, क्या कहलाती है इसको, इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। समझ में आया ये पॉइंट क्या है। एम्ब्रियो जब यूट्रस में आया, अब वो यूट्रस में आ गया है ना, अब यहाँ पे वो 280 डेज तक रहेगा। 280 डेज तक कंटिन्यूअसली इसमें डेवलपमेंट होता जाएगा और फाइनली ये एम्ब्रियो जो है, ये एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा फीटस में। आप यूं समझ लीजिए, एम्ब्रियो की अर्ली स्टेज जाइगोट और लेटर स्टेज फीटस है और ये फीटस देन डेवलप होता है एक बेबी में। क्लियर। ये है पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ये है। अब देख एक बार और जल्दी से समझ लो, क्या था, यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो आ गया, वहां पे वो 280 डेज या 40 वीक्स तक रहता है। तो ये जो 280 और 40 वीक्स का जो टाइम है ये कहलाता है गेस्टेशन पीरियड। ओके। अब ये फीटस डेवलप होता है बेबी में और ये बेबी डिलीवर होती है थ्रू वेजाइना। क्लियर। और वेजाइना में क्या होता है, उसकी जो मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वो बेबी बॉडी से डिलीवर्ड आउट हो जाती है। ठीक है। इस वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं, राइट। और मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस भी थ्रू वेजाइना ही होती है और बेबी की डिलीवरी जो होने की प्रोसेस होती है ये कहलाती है पर्चुरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो तब हुआ जब एग फर्टिलाइज हुआ। लेकिन अगर जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, ऐसा तो है नहीं कि हर मंथ एग फर्टिलाइज हो जाएगा। कभी सुना है आपने हर मंथ कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है? नहीं होती है, क्योंकि एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। हाँ, हर मंथ, ठीक है, हर मंथ मेंस्ट्रुएशन जरूर होता है। ठीक है, तो अगर एग नॉट फर्टिलाइज, कंडीशन अब आ रही है हमारी एग नॉट फर्टिलाइज, तो क्या होगा? अब देखिए क्या होगा। ये जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं, ये यूट्रस की वॉल्स जो हैं अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करती है किसके लिए? यहां से ओविडक्ट से जो एग आ रहा है उसको कैरी करने के लिए। समझ रहे? ओविडक्ट से जो एग आ रहा है उसको कैरी करने के लिए यूट्रस की वॉल्स जो है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है। यहाँ पे थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाती हैं और रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, म्यूकस होता है। और ये जो लाइनिंग होती है, मैंने बताया था उस समय एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है। ठीक है, ये जो टिश्यूज की लाइनिंग होती है। अब उसने अपने आप को प्रिपेयर किया, काय के लिए किया यूट्रस ने? कि फर्टिलाइज एग आएगा। अब फर्टिलाइज एग आया नहीं। जब फर्टिलाइज एग नहीं आया, व्हाट डज इट मीन? इसकी सारी प्रिपरेशंस नाउ ऑफ नो यूज। तो ऐसे में ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, this unfertilized egg along with what? Along with the blood vessels, okay, then lining and mucus,
ये सब बॉडी से वेजाइना के थ्रू पास आउट होते इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। ओके, और ये ब्लीडिंग की प्रोसेस जो है, दैट मीन्स ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग विद अलॉन्ग विद द ब्लीड जो बाहर आता है, ये ब्लीडिंग की प्रोसेस कहलाती है मेंस्ट्रुएशन। ओके, और मेंस्ट्रुएशन कब शुरू होता है? राइट फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर? अब देखिए एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जो बिगिनिंग है मेंस्ट्रुएशन की, मेंस्ट्रुएशन की बिगिनिंग कहलाती है मेनार्क, और इसकी जो एंड है वो कहलाता है मेनापॉज। तो मेनार्क की एज क्या है? मेनार्क की जो भी प्यूबर्टी की एज होगी, प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट में किसी को 11 इयर्स में होता है, किसी को 12 में होता है, किसी को 13 में होता है, किसी को 15 इयर्स में होता है, ठीक है। ये दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। और बट मेनापॉज की एज होती है, नॉर्मल एवरेज एज 45 to 50 इयर्स होती है। 45 to 50 इयर्स में मेनापॉज हो जाता है, दैट मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है। इसके स्टॉप होने से ये बात हो जाती है कि नाउ द फीमेल इज नो मोर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि अब फीमेल जो है मेनापॉज हो गया है, यानी मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया है, अब फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल नहीं है। जबकि मेल्स में क्या होता है? मेल्स के अंदर टिल डेथ उनकी बॉडी में स्पर्म्स रिलीज होते रहते हैं। क्लियर? और मेल टिल डेथ तक रिप्रोडक्टिव फेज में ही रहते हैं, उनकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए ऑलवेज केपेबल होती है। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा हो गया हमारा इस रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। टॉपिक थोड़ा बड़ा था इसलिए वीडियो भी बड़ा है, ध्यान से देखिए। बट स्टिल वंस अगेन आई विल टेल यू, आप वीडियो देखिए लेकिन अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को ज़रूर पढ़िए। ओके, सो आई ट्राइड कि मैं इजी से इजी मेथड में आपको समझा पाऊँ। मैंने बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं किया है, बिना रिपीटेशन की हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आपको जो बात समझ में नहीं आया उसे बार बार देखिए। ओके, एंजॉय द वीडियो, टिल देन गुड बाय।